बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। महंगाई, दहशत गर्दी और जाहिर है जेल भरो तहरीक की आवाज़ें आ रही हैं और इसके साथ साथ धरने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और धरना देने जा रही है TLP। ये कहना है हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी साहब का, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेसर के अंदर उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। अब मेरा ख्याल है अब 48 घंटे ही बचे हैं। ये अल्टीमेटम क्यों दिया है? साद रिजवी साहब क्या एक मरतबा फिर नई रूह फूंकना चाहते हैं TLP में एक और धरना देकर? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बराह रास्त सरबराह TLP हाफिज साद रिजवी साहब। साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। साहब आप इस वक्त चकवाल में हैं और जाहिर है हमें पता आप धरनों की तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन ये हर दफा किसी भी बात के लिए या किसी भी चीज को तय करवाने के लिए TLP धरने का ऑप्शन क्यों इस्तेमाल करती है? जी, आपको किसने खबर दे दी है कि हम धरनों की तैयारियां कर रहे हैं? हम कौम को रिलीफ दिलवाने की तैयारी कर रहे हैं। उसका तरीकाकार कोई भी हो, इंशाल्लाह आपके पास 48 घंटे के बाद पता लग जाएगा। अच्छा, 48 घंटे में आप धरना देने जा रहे हैं, ये कंफर्म हो गई है? नहीं है, आपको किसने खबर दिया कि हम धरना देने जा रहे हैं? हम कौम को रिलीफ दिलवाने जा रहे हैं पेट्रोल की कीमतों से। पेट्रोल की कीमतें कैसे कम करवाएंगे? हम तय करेंगे उसका तरीकाकार, हम तय करेंगे, वो इंशाल्लाह 48 घंटे बाद आपके पास। अच्छा, और वो तरीकेकार 48 घंटों बाद आप बताएंगे? और हम चाहते हैं कि हुकूमत खुद रिलीफ दे सकता है और हो सकता है कि हुकूमत 48 घंटे तक खुद ही पेट्रोल की कीमत कर दे। अच्छा, ऐसा क्या होगा साहब? आपकी कोई बातचीत हो रही है हुकूमत से या हुकूमत के लोगों ने आपसे कोई राब्ता किया है? जी, अभी तक तो किसी ने इस सिलसिले में राब्ता नहीं किया, लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत भी इतनी खैरखा है कौम की, वो समझती है कि कौम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो उनको पता है कि कौम के इस वक्त जो लोग दावा कर रहे थे कि हम कपड़े बेच करके कौम के जो मसाइल हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि वो एहतजाज की सकत भी नहीं रख पा रही। तो अच्छा, इंशाल्लाह वो आपके पास 48 घंटे में पहुंच जाएगा कि उनको कैसे बात हो। अच्छा, एहतजाज का ऑप्शन आप कह रहे हैं कि धरने की सूरत में नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा साहब? जिस तरीके से भी हो, रिलीफ हो, वो इंशाल्लाह होगा, वो कोई भी सूरत हो। अच्छा, आपने इसको एक साथ ठीक है साहब, आपने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने कहा कि पिछली जो हुकूमत थी वो तो कहती थी कब्र में जाकर सुकून मिलेगा, इस हुकूमत ने कब्र में भी सुकून छीन लिया है, यानी कफन के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो महंगाई का मामला है जिस पर आप खुद भी एहतजाज के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये इसी हुकूमत का है सारा मलबा या पिछली हुकूमतों ने भी कुछ ऐसी कारकर्दगी दिखाई है जिसके बाद महंगाई का इफरीत बेकाबू है? देखिए, इस हुकूमत का मलबा हो या पिछली हुकूमत का 3 साल मलबा हो या उससे पिछली हुकूमत 30 साल मलबा हो, ये सारा तो है इन्हीं का ही ना। उसमें 3 साल एक शख्स के हैं, उसके अलावा तो पिछले तकरीबन 31 साल बनते हैं वो इन्हीं लोगों के हैं जो आज भी हुकूमतों में बराजमान है और आज भी जो जनाब मुशारतों और वजारतों के मजे ले रहे हैं, जो वजारत उज़्मा के मजे ले रहे हैं, और वो पूरे खानदान जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, आज भी सारे वही लोग मुसल्लत हैं और वही हैं। तो ये सब इन्हीं का ही किया धरा है। इसमें कुछ अगर किसी का और है तो वो भी इतना ही कसूरवार है जितने ये कसूरवार है। अच्छा, आप जितने ये तजर्बाकार और जनाब वो बंद कराए। साहब ये फरमाए ना, फिर अब हालात आपके सामने है, देखिए महंगाई भी, आप महंगाई के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन हालात में फौरी इलेक्शन जो है, जो मुतालबा किया जा रहा है इमरान खान की जमात की जानिब से, वो होने चाहिए, फौरी इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए? देखिए, उनका मुतालबा तो वो जाने कि उनका मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी इलेक्शन हो या जब भी कौम को आगे मुस्तकबिल में जिंदा रखने के लिए कम से कम इतना सांस लेने देना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। अगर ये कौम भूख से मर गई, ये जमहूरियत के नाम पर कौम फाकों से मर गई, कौम पेट्रोल के नाम पर पिस गई, तो आप इलेक्शन किसके दरमियान, कौन सी मखलूक लाएंगे जिसके दरमियान, इसी कौम के दरमियान इलेक्शन करवाने हैं ना। तो इसको उस वक्त तक जिंदा तो रखें, इस वक्त अगर उसको खाना तो फराहम करें, 2 वक्त की सहूलत तो जो फराहम करें, उसको जिंदा रहने की बुनियादी जरूरियात तो दे।
अच्छा, अगर आप ज़ाहिर जब बात करें जमहूरियत की, तो मैं फिर थोड़ा सा सियासी आपसे बात करना चाहूंगी। पूरा सेटअप जो है वो जमहूरियत का है, आप उसमें हिस्सा भी लेते हैं टीएलपी की जमात की सरबराह की हैसियत से इलेक्शंस का, लेकिन जो मामला है वो मजहबी जमात का, वो खिलाफत का है। हमने देखा इस्लाम में तो खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, तो आप समझते हैं जमहूरियत में रहकर आप कुछ बेहतर हल दे सकते हैं, या इसके अलावा कोई और हल आपको दिखाई देता है? देखिए, मुल्क में जो मरबजा निज़ाम है, हम इसको इस्लाम के मुताबिक ढालना चाहते हैं, और इस्लाम में जो भी निज़ाम है वो इस्लाम ने जैसे भी रिलीफ दिया है, वैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि सरवरी दर्दीन मां खिदमत गरियस, अदल फारूकी और फक्र हैदरियस। तो इस्लाम जो है वो बुनियादी इज्तिमाई अदल की बात करता है, हम उस अदल को देना चाहते हैं, वो किसी भी निज़ाम के जरिए हो, उसको हम इस्लाम के पीछे चलाना चाहते हैं। हम इस्लाम को जमहूरियत के पीछे नहीं, जमहूरियत को इस्लाम के पीछे चलाएंगे। जमहूरियत को इस्लाम के पीछे चलाएंगे। अच्छा, जो इस वक्त सेटअप है साद रिजवी साहब, इसमें फरमाइएगा कौन सी ऐसी सियासी जमात है, अगर आपका एक अच्छा वोट बैंक जो हम देखते हैं कि दिखाई देता है किसी हद तक, लेकिन 2018 के इलेक्शंस के बाद कराची में बिलखुसूस हमने देखा कि आपका वोट बैंक गिरा भी है, इसकी कोई खास वजह है आपके निगाह में? देखें, हमारा जो वोट बैंक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी गिरा नहीं, बड़ा ही है। अच्छा। लेकिन वो मुक़्तदर हल्के और वो लोग जो तहरीक लब्बैक, जिनकी आंख में एक नहीं बाती, तहरीक लब्बैक ने बुनियादी तौर पर सियासत का रुख चेंज किया है, जालिमों के शिकंजे से निकालकर एक आम आदमी और आम आवाम तक सियासत की पहुंच की है, और एक आम आदमी पकौड़ों वाला या ठेले वाला या जनाब जूतियां गाड़ने वाला, उसको भी काउंसलर और चेयरमैन तक जिताया है। तो इनको उस निज़ाम से डर है जो तहरीक लब्बैक लाना चाहती है, वो है अल हज़र आईन पैगंबर से 100 बार अल हज़र। तो इनको उससे डर है, इसलिए तहरीक लब्बैक का वोट बैंक बार बार चोरी किया जाता है। अगर वोट बैंक की बात है तो वोट आज भी गिन लिए जाए, उस यूनियन काउंसिल में गिन लिए जाए, कराची के हर हल्के में, हर वार्ड में गिन लिए जाए, तो तहरीक लब्बैक को आज भी अददी बर्तरी भी हासिल है, और शख्सी अशखास के हवाले से भी बर्तरी हासिल है, और जनाब अखलाकी बर्तरी भी हासिल है, हर लिहाज से बर्तरी हासिल है। अच्छा साहब, फिर ये फरमाएं, अगर बर्तरी हासिल है, मेजॉरिटी आप समझते हैं अगर ना भी आप ले सके, अगले जो भी इलेक्शंस होते हैं, अगर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े, किसी सियासी जमात के साथ हाथ मिलाना पड़े, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज या पीटीआई, किसका ऑप्शन है जो आप समझते हैं कि ये कदरे बेहतर है? देखें, इनमें से कदरे बेहतर इसलिए कोई नहीं है कि ये 13 एक तरफ खड़े हैं और दूसरे एक तरफ खड़े हैं। आप आन करीब ये भी मंजर देखेंगे, 14 एक साइड पे हो जाएंगे और तहरीक लब्बैक एक साइड पे होगी। तहरीक लब्बैक एक बुनियादी सियासी जमात है जो कौम को हकीकत में गंगा से नहलवा के इधर पाक करना और इधर से नहला के इधर पाक करने की सियासत पर यकीन नहीं रखती। तहरीक लब्बैक नजरियाती सियासत पर यकीन रखती है और बुनियादी सियासत पर यकीन रखती है, और एक आम आवाम की जनाब सहूलत और उसके ऊपर यकीन रखती है। इसलिए तहरीक लब्बैक के यहाँ अभी तक जितनी भी सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, उनमें किसी के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। अच्छा, किसी इन तीनों में से किसी के साथ भी आपका जो है इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये फरमाइएगा साद साहब के ज़ाहिर दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने, पेशावर में पिछले दिनों वाक़या हुआ, फिर अभी गुज़िश्ता रोज़ कराची का एक खौफनाक वाक़या, शुक्र है बड़ी तबाही से कराची बच गया। आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में एक जब इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी सर चढ़कर बोलना शुरू हो रही है, महंगाई भी मौजूद है, फिर आपका हुकूमत को अल्टीमेटम, ये सारा क्योस नहीं फैल जाएगा इस सारी सिचुएशन में? देखिए, ये सारी चीजें पहले भी पाकिस्तान में मौजूद थी। इनको चाहिए कि ये अपनी सिक्योरिटी से हटाकर कौम की सिक्योरिटी के लिए और मुल्क के इदारों की सिक्योरिटी के लिए वहां लोग लगाए, लेकिन इन्होंने सारी अपनी शहनशाही और नौकरशाही के लिए सारी जनाब फोर्सेज अपने यहाँ गिरद जमा की हुई हैं। तो कौम इसके अंदर ये सारे मामला तो फैलेंगे, और उसके बाद इनकी जो बैन अवी पॉलिसियां हैं या हमसाए ममालिक के हवाले से पॉलिसियां हैं, वो इतनी कमजोर है जिसका शाखसाना पूरी कौम भुगत रही है। ये तो बंद कमरों में और जनाब बम प्रूफ कमरों में बैठकर सिर्फ बयान जारी करते हैं, और इनकी बातें जो बिल्कुल ना हंजार और ना बलद होती हैं, उन बातों के जरिए कौम को नुकसान होता है। ये तो कौमी पॉलिसी और जनाब कौमी सलामती के इदारों को बैठकर सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तानी कौम को भूख से भी कैसे बचाना है, दहशतगर्दों से भी कैसे बचाना है, और इसको बैनुल अक़वामी साजिशों से और एजेंडों से भी कैसे बचाना है। अच्छा, ये रोड मैप आपके पास है, लेकिन अगर हमसे कहो कि तहरीक लब्बैक हमेशा एहतजाज का रास्ता क्यों इख्तियार करती है,
और या तहरीक लब्बैक हमेशा नाम के अल्टीमेटम की बात क्यों करती है? इसलिए करती है कि तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में नहीं है। अगर तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में हो तो तहरीक लब्बैक हर वो वसाइल और हर वो सहूलत और हर वो चीज इख्तियार करे जिससे कौम को रिलीफ मिल सके। अब हम समझते हैं कि हमारे इस तरीके से मिल सकता है, तो हम ये तरीका अपना रहे हैं। अगर तहरीक लब्बैक के वोट चोरी ना किया जाए और तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में हो तो तहरीक लब्बैक उस इक़्तिदार के जरिए भी कौम को रिलीफ पहुंचा सकती है। लेकिन ये तो हमारे इदारों और हमारी कौम को सोचना होगा ना कि उन्हें किस तरफ खड़े होना है। अच्छा, ज़ाहिर है साहब साहब, जब आप इस सब की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और सियासत पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। इमरान खान साहब का एक बयानिया है, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत रिजीम चेंज हुआ है। आप समझते हैं कि इसमें अमेरिका बराह रास्त मुलव्विस था या फिर जो हमारे यहाँ सियासी इजमा हुआ लोगों का, जमातों का, उन्होंने इनको चलता किया? आप इमरान खान साहब के इस बयानिए को कैसे समझते हैं? वाकई कुछ मामला थे अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उनको चलता किया यहाँ से? अमेरिका ने उनको चलता किया या नहीं किया, इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसियों ने उनको चलता किया है। उसके बाद हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है उसने उसको चलता किया है। फिर मफादात की सियासत और मफामत की सियासत और चोरों का इकट्ठ ने उनको चलता किया है। मैं तो ये समझता हूँ। ये फरमाइएगा साहब साहब, अगर ये सब इस वक्त जो सियासत का मंजर है, आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में इलेक्शंस होने चाहिए, जनरल इलेक्शंस, या अभी उसके लिए ठहराव की जरूरत है, फौरी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, कौम को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो इलेक्शन तक जिंदा रह सके। ये मेरा मौक़िफ़ है। अच्छा, ये बता दें कि आप जो बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि कौम जिंदा रह सके, आवाम को खाने पीने के लाले ना पड़ जाए, उनकी जान के लाले ना पड़ जाएं, इसके लिए आप कह रहे हैं मेरे पास एक मैकेनिज्म है जो मैं 48 घंटे बाद बताऊंगा। मैं ज़ाहिर लोग आपको देख रहे हैं, बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, क्या उनको आपके साथ बाहर निकलना होगा या फिर वो घरों पर बैठे ही रहेंगे और उनको हल मिल जाएगा? उनको मेरे साथ हर मकाम पर खड़ा होना होगा। अगर मैं घर पर बैठूंगा वो मेरे साथ घर पर बैठेंगे, अगर मैं मैदान में खड़ा होऊंगा वो मेरे साथ मैदान में खड़े होंगे। मेरा तो अपने वर्कर्स के लिए और कौम के लिए ये पैगाम है कि आप जाएं और हर तबका हाई फिक्र से, हर किसान से लेकर मजदूर से लेकर ताजिर से लेकर हर वकील से, हर शोबा हाई फिक्र से उनको कहें कि तहरीक लब्बैक कौमी मसाइल के लिए आपके साथ खड़ी है। आज जब भी तहरीक लब्बैक किसी भी जनाब कॉल दे या किसी भी मामले पर स्टैंड करे तो आपको उसके साथ खड़े होना। साहब, तो फिर क्या रास्ते, सड़कें ब्लॉक होंगी, बंद होंगे रास्ते? क्या मतलब ये जानना भी जरूरी है ना? फैजाबाद पर ही धरना होगा, पूरे मुल्क ही धरना होगा? कि आपको रास्ते, पूरी कौम को ये नजर आता है कि रास्ते बंद होते हैं। मुझे आप बताएं कि किसी को ये नजर नहीं आता कि अपनी बेटियां लेकर लोग रोड पर खड़े हैं और बराए फरोख्त कर रहे हैं? क्या उस रास्ते के ऊपर ये किसी को नजर नहीं आता कि उसी रास्ते के ऊपर एक नहर आती है और कौम अपनी बच्चियां उठाकर चार चार उन नहरों में फेंक देती है? सिर्फ रास्ता ब्लॉक होना एक जुर्म है? क्या ये जुर्म नहीं है कि जमहूरियत के नाम पर पूरी कौम को भूख से मार दिया जाए? क्या कौम के बम गिराना जुर्म है या कौम को दहशतगर्दी से मारना जुर्म है? ये भी तो दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म है कि कौम को भूख से मार दिया जाए या कौम को उस नहज के ऊपर लेकर जाया जाए ताकि कौम ना सांस ले सके, ना बात कर सके, ना एहतजाज कर सके। क्या यही सिर्फ एक जुर्म है कि रोड बंद हो गया? क्या इस मुल्क में कश्मीर नहीं फरोख्त हुआ? क्या इस मुल्क में जनाब इसी मुल्क के ऊपर रोड के ऊपर नकीबुल्लाह मसूद का कत्ल नहीं हुआ? क्या इसी मुल्क के अंदर जनाब हमारे लोगों को सरेआम गोलियां नहीं मारी गई? तो खाली ये जुर्म नहीं है रोड बंद करना, अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाना ये जुर्म नहीं है, ये अपना हक हासिल करने का एक सही तरीका है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है। को यही नजर आता है या पूरा मीडिया भी यही शोर डालता है कि रोड बंद हो जाएंगे, रोड बंद हो जाएंगे। भाई आगे कौम का खुला क्या है? आपकी अयाशियां सलामत है और इस्लामाबाद से लेकर उन अयाश परस्तों की अयाशियां सलामत है। कभी नीचे उतर के देखे तो सही, कौम तो 2 वक्त की रोटी को भी, सूखी रोटी को भी बेच गई है। आपको पता है इस वक्त कौम के अंदर जनाब सादी रोटी की कीमत क्या है, नान की कीमत क्या है, खमीरी रोटी की कीमत क्या है, लोगों को आटा मुयस्सर, लोगों को जनाब बिजली मुयस्सर है या नहीं, एक पंखा और एक बिजली और एक बल्ब चलाने वाले का कितना बिल आ रहा है, और एक जनाब चूल्हा चलाने वाले का 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए उसको कितना बिल देना पड़ रहा है। जिसकी 18 लाख तनख्वाह है उसको सारी बच्चों का वो तालीम हासिल है, और जिसकी 18,000 तनख्वाह है वो सारी चीजें अपनी जेब से अदा करने की कोशिश करता है। क्या ये सारी चीजों का इदराक है या नहीं कौम को? या सिर्फ यही है कि जनाब टीएलपी ने रोड बंद कर दिया है, टीएलपी ने एहतजाज कर दिया है, या सिर्फ यही एक बात रह गई है? भाई अगर कोई इस दौर में सांस लेता है, कोई बात रखता है, कोई बुझते और जलते आखिरी सांस दिए हैं तो आप शुक्र करें कि इनके आगे कोई बोलने वाला है, वरना इन्होंने तो आपने मुल्क की सलामती के जनाब एटम बम और जनाब जितनी भी वो न्यूक्लियर सारी सिस्टम है उसको भी गैरों के हवाले कर दिया है। ये बयान दुरुस्त है या नहीं, बहरहाल चल रहा है, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगर
अगर ये है तो इससे बड़ी कौन सी खतरनाक बात होगी कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर बम उनके हवाले नहीं किया, सिर्फ गिरवी रखा है। तो डूब के नहीं मर जाते आप, तो इतने तजर्बाकार थे, आप बाहर से किस लिए इस मुल्क में आए हैं? ये तो सारे बैनुल अक़वामी गुमाश्ते हैं जिनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। इस मुल्क को पहले सिक्योरिटी रिस्क का नाम दिया गया, अब माशी रिस्क का नाम दे दिया गया। न जाने आने वाले वक्त में हमें क्या, हमें तो रात 12 बजे 1 बजे तक इसलिए जागना पड़ता है कि न जाने रात 12 बजे क्या ऐलान हो जाए, क्या अगले दिन क्या ये कौम के ऊपर फोड़ने लगे हैं, ये क्या मिल्लत के साथ कर रहे हैं, जनाब कौम का सफा करने लगे हैं। हम तो इस फिक्र में अब मुब्तला है कि हमारा मुस्तकबिल है कहाँ, हमारी जनाब कौम का बनेगा क्या, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। वो जो हमारे से बाद आजाद हुए हैं, जो हमारे से बाद जनाब वजूद जिनका आया, वो आज अपने पांव पर खड़े हैं और हम हमेशा इसी बात के ऊपर कि मुल्क नाजुक मोड़ पे खड़ा है, मुल्क ये मुल्क रखा है, और मुल्क जनाब अशराफिया और जो पहले लाइनों में बैठने वाले जितने अयाश कुमाश हैं वो अमीर से अमीर तरह होते जा रहे हैं। कौम के मुरब्बे जमीनें उनकी जनाब बढ़ती जा रही है, जायदादें उनकी बढ़ती जा रही हैं, बाहर अकाउंट उनके बढ़ते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान के लिए रह गया है कि यहाँ सारे कमाते हैं और जनाब इनकी ये पाकिस्तान से कमा कर बाहर चले जाते हैं और वहां से डब्बे में बंद हो गया? ये पाकिस्तान को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान रखा हुआ है, इनकी जायदादें बाहर, इनके अयाशी बाहर, तालीम बाहर, इनकी सेहत बाहर, इनके अपार्टमेंट्स बाहर। पाकिस्तान किस लिए रखा है? हम तो अभी बुनियादी पहला आगाज लिया है, अभी तो इंशाअल्लाह कि हम किस लिए निकले। हम तो पाकिस्तान की कौम के हकीकी उनके चेहरों पर जो खुशी है वो दोबारा लाना चाहते हैं और उनकी दर्द को महसूस करते हैं। हम कौम के अंदर रहने वाले हैं, हम जनाब कोई बम प्रूफ और जनाब बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर और जनाब आगे प्रोटोकॉल के साथ फिरने वाले नहीं, हम कौम के अंदर रहते हैं। हमें पता है इस वक्त कौम कितनी मुश्किलात के अंदर है और इस दर्द को हम फील कर रहे हैं, वरना हमें जरूरत नहीं थी कि इस सारे मामले में आकर देखने में। हम तो बड़ी खुशी से लड़ाई जनाब अंदर कमरे में देख रहे थे, एक तरफ पीडीएम है, एक तरफ पीटीआई है और एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी। आप मुझे बताएं इस पूरी लड़ाई के अंदर ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इदारे हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, इस पूरी महंगाई के अंदर कौन का है? कौन का है? कोई भी नहीं कर रहा, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो हमने कौम की बेस से तकलीफ क्यों किसी को शुरू हो गई है कि रोड बंद हो जाएंगे? कुछ भी बंद ठीक हो गया साहब साहब, अच्छी देखिए आपने बड़ी बेहतर बात की है। कौम का दर्द है और वाकई कौम बिलक रही है। मैंने गुज़िश्ता रोज जाके मार्केट में प्रोग्राम्स किए थे, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 20,000 18,000 रुपए कमाने वाले की कोई भी जिंदगी नहीं है, वो दर बदर हो गया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जब ये सारी सूरत हाल है, क्या 272 का पेट्रोल है? अगर फर्ज करें, मैं वैसी बात कर लेती हूँ, हुकूमत आपसे राब्ता करती है और वो कहती है कि भाई अगर आप एहतजाज के लिए धरनों की तरफ जाना चाहते हैं तो हम इसमें कितनी कमी, आप कितनी कमी करवाना चाहते हैं? इस 272 में से कितने पैसे कम करवाना चाहते हैं पेट्रोल के प्राइस पर? आवाज हाफिज साहब, आपकी आवाज मुझे हाफिज साहब, आपकी आवाज में आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं दोबारा आपसे राब्ता कर रही हूं और हम दोबारा जरा इस पर बात करना चाहती हूँ। आपको आवाज आ रही है हाफिज साहब? ओके, एक ब्रेक ले रही हूं मैं। जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो कमी होगी। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी साहब जो बात कर रहे हैं ये अवाम की आवाज है, लेकिन क्या वाकईतन ऐसा हो सकेगा? हुकूमत साद रिजवी साहब के सामने घुटने टेक पाएगी या नहीं? कीमतें कम हो पाएंगी या नहीं? इस पर बात कर लेते हैं और फिर ये भी बात करते हैं कि इस वक्त जो ज़ाहिर हालात हैं उसके तनाजुर में क्या वो पैसा या फंड्स पार्टी के लिए, टीएलपी को चलाने के लिए भी उनके कारकुन देने के पर है, मतलब ज़ाहिर देने की सकत रखते भी हैं या नहीं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज साद रिजवी साहब, सरबराह हैं टीएलपी के, और मेरा उनसे सवाल ये था कि कितनी कीमत, जो कि इस वक्त हमें पता है पर लीटर जो पेट्रोल है वो 272 रुपए का मिल रहा है। मैं हाफिज साहब ये सवाल कर रही थी कि हुकूमत अगर आपको एंगेज करती है, आपसे बात करती है, तो कौन सी ऐसी नॉर्मल प्राइस होंगे जिस पर आकर आप कहेंगे कि ठीक है मेरे अल्टीमेटम तो था लेकिन हुकूमत ने इतने प्राइस कम कर दिए तो अब हम अगला लाहे अमल की तरफ नहीं जाएंगे? क्या प्राइस हो सकता है वो आपकी निगाह में? जी, वो प्राइसेस वही हैं जो मैंने बताया कि 14 फरवरी को जो रात 12 बजे तक प्राइसेस थी 250 रुपए, वहां तक हुकूमत को वापस आना होगा। हम समझते हैं कि उन्होंने मैशत चलानी है, बहुत सारे मामलात हैं और 1 साल का उनको मुकम्मल वक्त भी दिया है ताकि वो सारे मामला सेटल कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो IMF के दरवाजे पर खड़े हों उसी दिन जनाब कौम के ऊपर बम गिरा दें और कौम के ऊपर बिजली की कीमतों को भी बढ़ा दें, गैस की कीमतों को भी बढ़ा दें, पेट्रोलियम की कीमतों को भी बढ़ा दें। अगर उन्होंने जाना भी किसी अपने साजिशें कम करें, अपने वजीरों की जो इतनी बड़ी जिले शाह साहब ने एक पूरा वो कैबिनेट रखी हुई है जनाब दर्जनों लोगों की, उनको कम करें, उनकी आसाइशें कम करें। अगर वो रखने भी हैं तो उनकी मराहत को काट दें।
अच्छा साहब साहब, ये फरमाइएगा जरा, कुछ एक दो सवालात हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये फरमाइएगा कि कहा जाता है टीएलपी की फंडिंग, अब हालात ऐसे हैं कि जाहिर है आपके सामने महंगाई के लिए आप खुद आवाज उठा रहे हैं, इस सूरत हाल में टीएलपी की फंडिंग के ऊपर भी बात हो रही है कि आपका कारकुन, आपके लोग, कहा यह जाता है टीएलपी अपने कारकुनान ही उसके जो है उसको फंड करते हैं। कैसे हो रहा है ये प्रोसेस इस सूरत हाल में, जब आप ये पूरी एक तहरीक की बात शुरू भी करने जा रहे हैं? इस वक्त तो कौम इस नहज पर है कि अगर मैं किसी रोड के फुटपाथ के ऊपर खड़ा हो जाऊं ना और मैं कौम से कहूं कि मुझे 50 रुपए चाहिए या 10 रुपए चाहिए, मैं आपको इन हुक्मरानों से निजात दिलवाने वाला हूं, तो शायद मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए कि इनका मैं पूरी एक तहरीक चला सकूं। एक अलहदा से कौम इस नहज पर पहुंच चुकी है। आप समझते हैं कि आप एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है इन बाकी सियासी जमातों के सामने? साद रिजवी साहब की जो पार्टी है वो एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है? देखो, ये तो कौम को समझना होगा, मेरे समझने से तो कुछ नहीं होगा। ये कौम समझेगी तो इंशाल्लाह उस दिन पता लग जाएगा कि बेहतर ऑप्शन साबित होते हैं या नहीं। साद साहब, आपके ऊपर एक इल्जाम है, मुझे उसका जवाब दीजिए तरदीद या तस्दीक के साथ। कहा गया कि कादिम हुसैन रिजवी साहब की रहलत के बाद आपने इस पार्टी को बहैसियत सरबराह संभाला, तो शायद टीएलपी भी मोर्सी सियासत पर यकीन रखती है, फरमाइए। देखिए, मैंने इस जमात को नहीं संभाला, मेरी जमात की मजलिस शूरा ने मेरे सुपुर्द की है तहरीक लब्बैक की क़यादत, और जिस दिन वो ये समझेंगे कि मुझसे बेहतर कोई शख्स है तो इंशाल्लाह मैं उसके हाथ पे खुद ये जो अमारत की बात है और जो उसके सदारत की बात है उसके हाथ में खुद दे दूंगा और खुद बहैसियत कारकुन एक तहरीक का काम करूंगा। कोई मसला नहीं। हम नजराती लोग हैं, हमें ओहदों और इन मराद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, साथ साहब ये भी इस सवाल का भी मुझे जवाब दें। अप्रैल को उस दिन मेरी अमारत कट चुकी थी और जब मैं दोबारा जेल में आया तो मैं जेल तकरीबन 6-7 माह बगैर इमारत की गुजारे हैं और बड़े जबरदस्त गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक के कारकुन की हैसियत से जबरदस्त गुजरे। ठीक साहब साहब एक और चीज भी बताइए मुझे, फिर मैं जरा आपसे दोबारा अल्टीमेटम वाले मामले पर आऊंगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, इसमें खवातीन का जो असर रसूख है वो किस हद तक है? खवातीन आपकी पार्टी में किस हद तक फाल हैं? देखें, खवातीन की हमारे खवातीन के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी खवातीन मेंबर हैं यहाँ पर तहरीक सिंध असम्बली में, सरवत फातिमा साहिबा, वो हम सारी गुफ्तगू भी करती हैं, तहरीक का मौका भी बताती हैं, खवातीन के मसाइल को उजागर भी करती हैं। लेकिन वही बात है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफादात, तो तहरीक लब्बैक के जब मर्दों को नहीं दिखाया जा सकता तो इनकी खवातीन जितना भी अच्छा काम करें उनको कैसे मीडिया कवरेज दी जा सकती है या कैसे बताया जा सकता है कि ये भी मौजूद है। ओके साहब साहब, वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। जाते जाते मुझे ये बताइए कि अल्टीमेटम है आपका 72 घंटे का, 48 घंटे रह गए हैं, अगला लाहेअमल कुछ तो बताइए, क्या होगा? बैठेंगे, बाहर निकालेंगे लोगों को, ऐलानात होंगे, शहर शहर होंगे, चौक चौक होंगे, या किसी एक मकाम पर होंगे? हमारा जो भी लाहेअमल होगा इंशाल्लाह कौम को उससे रिलीफ होगा, वो इंशाल्लाह 72 घंटों बाद ऐलान कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी पेट्रोल से तंग है तो इतनी जल्दी ना कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है हुकूमत को खुद ख्याल आ जाए कौम का। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाफिज साद रिजवी साहब हमसे बात कर रहे थे, सरबराह टीएलपी कह रहे ना करें, हो सकता है हुकूमत को ख्याल आ जाए, लेकिन बहरहाल टीएलपी ने ये अल्टीमेटम दिया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि ट्यूसडे के दिन जाहिर है ये डेडलाइन जो है, जो अल्टीमेटम का टाइम है वो खत्म हो जाएगा, अगले रोज बुध का होगा, उस दिन से जेल भरो तहरीक का आगाज होगा। तो क्या कुछ होता है सियासी मंजरनामा, अगले हफ्ते में फिर इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।